क्लियर। तो शुरू कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में जहाँ हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में थे, ठीक है, हमको लगता है हम स्पेक्ट्रम तुम लोग को पढ़ा दिए थे। प्लीज़ एक बार कंफर्म कर लेना, क्योंकि हमको काफ़ी दिन हो गया, याद नहीं है बेटा कि हम शुरू किए थे कि नहीं स्पेक्ट्रम। प्लीज़ बता दो स्पेक्ट्रम हम लोग पूरा कर लिए थे। ठीक है, कंफर्म करके बता दो बेटा, क्या हम लोग स्पेक्ट्रम पूरा कर लिए थे? ठीक है, कमेंट करके बताना बच्चा। हाँ हाँ भैया, विपिन मौर्य। हाँ हाँ सर, एकदम दर्शन रहेगा। ठीक है, प्लीज़ कंफर्म करके एक बार बता दो। बेटा हम स्पेक्ट्रम पूरा कर लिए थे। ठीक, हम लोग को क्या स्टार्ट करना था? हाँ, स्पेक्ट्रम कंप्लीट हो गया, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, तो देखो हम लोग को कंप्लीट पढ़ना क्या था बच्चा, हम लोग को मेनली अब क्या पढ़ना है? ठीक है, अब देखो हम लोग को पढ़ना है बेटा, हम लोग को पढ़ना है क्वांटम मॉडल। बच्चे यहीं से केमिकल बॉन्डिंग में बहुत सारी चीज़ें तुमको समझ में आना शुरू होंगी। क्वांटम मॉडल क्या होता है, कैसा होता है, किस तरह का होगा, इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में समझ लो। देखो होता क्या है, हाँ हेलो बेटा सूर्य, देखो होता क्या है क्वांटम मॉडल में। क्वांटम मॉडल में हम इलेक्ट्रॉन को मानते हैं बच्चा वेव नेचर का। ठीक है, अच्छा, वेव नेचर की शुरुआत जो है क्वांटम मॉडल के बारे में पढ़ने के लिए, क्वांटम मॉडल के बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले तुमको एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी, डी ब्रॉगली इक्वेशन। जब तक तुम डी ब्रॉगली को नहीं जानोगे बेटा, तब तक तुमको क्वांटम मॉडल समझ में नहीं आएगा। अच्छा, डी ब्रॉगली का खेल क्या है? डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग क्या होता है? ठीक है, हाँ डेली क्लास रहेगी बेटा, डेली क्लास रहती है राजेश। ठीक है, तो हाँ हाँ, अरे मेरी शादी नहीं थी बेटा, बस ये ध्यान रखो। ठीक है, मेरी शादी नहीं थी। ठीक, बढ़िया। देखो ध्यान से, ये बच्चा डी ब्रॉगली के केस में क्या होगा, पहले ये समझ लो अच्छे से। बच्चा डी ब्रॉगली के केस में क्या होता है, मान लो तुम्हारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, डी ब्रॉगली ने ये स्टेटमेंट दिया, डी ब्रॉगली ने ये स्टेटमेंट दिया बेटा, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया डी ब्रॉगली ने कि मैटर के पास भी वेव नेचर होगा, मैटर ऑल्सो हैव वेव नेचर। मैटर के पास भी कैसा नेचर होगा बेटा? वेव नेचर होगा। अच्छा, ये चीज़ देखो समझ में नहीं आती कि मैटर के पास किस तरह से वेव नेचर होगा। ठीक है, हाँ ब्लैक कर देंगे बेटा। ठीक, मैटर के पास वेव नेचर क्या होगा, किस तरह का होगा, ठीक वो देख लेते हैं। ठीक है, हाँ इसी टाइम पे ये बच्चा देखो, ये पार्टिकल है, ठीक ये पार्टिकल है, ये मान लेते हैं बच्चा कि तुम स्कूटी ले लो। ठीक है, स्कूटी, और ये मान लेते हैं कि बुलेट है। ठीक है, ऐसा लेट इमेजिन। और बच्चा इसको दौड़ाना शुरू करें। ठीक है, ठीक है, हाँ भैया ठीक है, तो दो तीन चीज़ें समझ लो। हाँ 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 भाई सुन ध्यान से, ये बच्चा ये स्कूटी है, ठीक ये ऐसा, और ये बेटा बुलेट है। ठीक है, अच्छा थोड़े दो तीन चीज़ें एकदम ध्यान रखना हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, आई थिंक आज ये पब्लिक हो गया है, थोड़ा सा चेंज कर दूँगा। ठीक है, हाँ दो तीन चीज़ समझ लो हम क्या बोल रहे हैं। बच्चे अगर कोई हल्की चीज़ है, बहुत हल्की चीज़ है, तो भागना शुरू करेगा। स्कूटी ले लो और उसको सड़क पे दौड़ाओ। जब तुम उसको दौड़ाना शुरू करोगे बेटा, जब वो 40 पे होगा, 30 पे होगा, स्लो स्पीड में होगा, तो जब स्पीड स्लो होगी तो वो धीरे धीरे चलेगी। ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन में। और जैसे ही तुम इसकी स्पीड बहुत तेज करोगे बेटा, ये हल्का हल्का लहराना शुरू कर देगी, ऐसा बच्चा। वही हाल बेटा बुलेट का होता है। जब बेटा तेज़ी से भागोगे, जितना ज़्यादा स्पीड रखोगे वो सीधा रहेगा। स्पीड इसकी भी बहुत ज़्यादा हुई, ये भी लहराना शुरू हो गया। तो देखो ये स्टेटमेंट सही नहीं है पूरी तरह, लेकिन तुमको ये चीज़ फील कराएगा कि अगर तुम कहीं भी स्पीड बहुत ज़्यादा करते हो किसी भी चीज़ की, ठीक है, स्पीड अगर कुछ ज़्यादा हो जाए तो वो वेव नेचर शो करना शुरू कर देता है।
डी ब्रॉगली ने यही स्टेटमेंट दिया बच्चा। डी ब्रॉगली ने कहा कि एवरी मैटर इज एसोसिएटेड विथ वेव कैरेक्टर। एकदम ध्यान से सुनना हम क्या बोले। एवरी मैटर इज एसोसिएटेड विथ वेव कैरेक्टर। हर एक मैटर के पास कुछ ना कुछ वेव कैरेक्टर होता है, लेकिन वो कब दिखेगा? वो तभी दिखेगा जब उसका मास कम हो और वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो। फिर से रिपीट कर रहे हैं, दिमाग में भरना हम क्या बोल रहे हैं। हर मैटर के पास वेव कैरेक्टर होगा, लेकिन वो तभी दिखेगा जब उसका क्या होगा बच्चा? जब उसके पास मास कम होगा और वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यानी ईच मैटर इज एसोसिएटेड विथ वेव कैरेक्टर। मैटर इज ऑल्सो हैव वेव नेचर। वेव नेचर also have wave nature, and it is emphasized when mass is low and velocity is high। बेटा मास कम हो और वेलोसिटी ज़्यादा हो तो बच्चा वो वेव नेचर शो करना शुरू करता है। हाँ बेटा, सुप्रिया मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, मत परेशान हो। ठीक है, पर्सनल बातचीत नहीं होती यहाँ पे। ठीक है, सुनो ध्यान से। अब जैसे ही डी ब्रॉगली ने कहा कि वेव के सब मैटर के पास वेव नेचर होगा। ठीक है, सब मैटर के पास वेव नेचर होगा। तो अब सुनो ध्यान से बेटा, एनर्जी ई अगर किसी के पास वेव नेचर है, तो मैटर के पास अगर वेव नेचर है बेटा, तो मैटर का पक्का बात है कि मैटर का वेवलेंथ भी होगा। वेव नेचर जिसके पास भी होता है, जो भी वेव की तरह काम करता है बेटा, उसके पास वेवलेंथ होता है। ठीक है, उसके पास क्या होता है बेटा? वेवलेंथ होता है। तो तुमसे सवाल पूछा कि बताओ वेवलेंथ क्या होगा। हाँ बेटा, कल से कन्हैया, कल परसों से आ जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं बेटा राजेश, बहुत बढ़िया। तो अब सुनो ध्यान से बच्चा, अगर वेवलेंथ है, वेवलेंथ कैसे निकलेगी? तो उसके लिए दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर और E बराबर एच सी बाई लेमडा। मेरे भाई एच सी बाई लेमडा हम लोग पहले पढ़े हैं प्लैंक्स थ्योरी में। कहाँ पढ़े हैं बच्चा? प्लैंक्स थ्योरी में, सही है। और E इक्वल टू एम सी स्क्वायर हर स्टूडेंट को पता है कि आइंस्टीन इक्वेशन होती है, भले कुछ आता हो चाहे नहीं आता हो। E इक्वल टू एम सी स्क्वायर जरूर नाम आता होगा कि आइंस्टीन इक्वेशन है। ठीक है, हाँ यही रहेगा बेटा, कोशिश करेंगे यही रहेगा। कुछ कुछ चेंजेस होंगे हम बता देंगे बेटा, कोई अमृतेश कोई दिक्कत होगी हम बता देंगे। अच्छा, इन दोनों को इक्वेट करोगे, एम सी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होगी? एच सी बाई लेमडा। सी और स्क्वायर कट गया बेटा, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, लेमडा इज इक्वल टू क्या होगा? एच अपॉन एम इंटू सी। और बेटा एम और सी, एम क्या है बेटा? मास, सी है वेलोसिटी। बेटा मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम, तो लेमडा की वैल्यू जो होगी वो बराबर हो जाएगी एच बाई पी के। तो पी हमारा यहाँ पे क्या है? पी क्या है बेटा? पी है हमारा मोमेंटम। पी क्या है? मोमेंटम। तो मेरे पास ये पूरी इक्वेशन आ गई कि लेमडा बराबर एच बाई पी होगा और पी क्या होगा बच्चा? यहाँ पे मोमेंटम होगा। अब तुमको बस ये याद कर लेना है। क्या रट लेना है तुमको? एकदम चकाचक दिमाग में भर लो कि किसी भी मैटर का वेवलेंथ हमेशा बराबर किसके होता है? एच बाई पी के। अब बेटा देखो सवाल कितने तरीके के बन सकते हैं। सवाल देखो यहाँ से कितने तरीके के बन सकते हैं बेटा। P कितने तरीके से आ सकता है? P है क्या? मोमेंटम। तो बेटा P एक डायरेक्ट तरीका है, P के आने का एक डायरेक्ट तरीका है। पहला तो डायरेक्ट बेटा क्या? m इंटू वी। तुमको मास दिया हो, वेलोसिटी दिया हो, मल्टीप्लाई कर लो, मोमेंटम मिल जाएगा। दूसरा बच्चा एक तरीका होता है काइनेटिक एनर्जी से। अगर तुमको काइनेटिक एनर्जी किसी चीज़ की पता है तो तुमको पता है काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। भैया मेरे मास मल्टीप्लाई कर लो तो काइनेटिक एनर्जी इंटू मास ये बराबर हो जाएगा एम बी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू मास। दोनों साइड बेटा मास से मल्टीप्लाई कर दिया। एम और वी बेटा यहाँ मल्टीप्लाई होंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंटू मास ये बराबर हो जाएगा बेटा एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2। ये बेटा एम इंटू वी का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हो एम इंटू वी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। और बच्चे यहाँ से अगर हम सोचें तो हम काइनेटिक एनर्जी इंटू एम ये बराबर लिख सकते हैं पी स्क्वायर अपॉन 2। थोड़ा सा मैथ्स और लगेगी, पी स्क्वायर बराबर आएगा 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी
या P बराबर आएगा √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। बच्चा हम डिराइव कर दिए। एक बार P की वैल्यू आ गई, लेमडा ये वैल्यू बराबर किसके हो जाएगी, H/P। बेटा P की जगह तुम ये वैल्यू रख दो तो लेमडा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, H/√2mke। ये हमारे पास एक और लेमडा का इक्वेशन आ गया। तो एक तो तरीका है कि बेटा P की वैल्यू डायरेक्ट mv से निकालो, तो तुम्हारे पास लेमडा बराबर किसके आ जाएगा, H/mv, तुम्हारा आंसर आ गया। दूसरा, अगर काइनेटिक एनर्जी सवाल में दी हो, इफ़ काइनेटिक एनर्जी इज गिवन, तब बेटा उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में बच्चा ये डेरिवेशन है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो, लेमडा बराबर H/√2mke। सब लोग ये देख चुके हो, कमेंट करके बताओ बच्चा ये चीज़ सबको समझ में आई, प्लीज़ कमेंट करके बताओ मेरे भाई ये चीज़ सबको समझ में आई, यहाँ वाला पोर्शन, इतना पोर्शन सबको समझ में आया, प्लीज़ कमेंट करके बताओ, फिर आगे बढ़ें। बढ़िया भैया, हाँ समझ में आ गया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस पूरे डेरिवेशन को हटा रहे हैं क्योंकि बेटा नोट्स में इसका कोई मतलब नहीं है बाद में पढ़ने के लिए, ठीक है। अब सीधे तुम याद रखना कि अगर काइनेटिक एनर्जी दी हो तो लेमडा की वैल्यू होती है H/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, सही है ऐसा बेटा। तो लेमडा बराबर क्या होगा, हाँ सुप्रिया बेटा हमने बस काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर दिया और लेमडा की वैल्यू हो गई H/√2m काइनेटिक एनर्जी। तो इसको एकदम याद कर लेना बच्चा कि अगर काइनेटिक एनर्जी दी हो तो फॉर्मूला क्या होगा, लेमडा इक्वल टू H/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। सुप्रिया अभी अगले वाले में समझ में आ जाएगा, मत परेशान हो। अब हम आगे चलते हैं। तीसरा बच्चा, अगर चार्ज दिया हो और पोटेंशियल दिया हो, ठीक, अगर चार्ज दिया हो और उसको पास किया गया हो V पोटेंशियल से, बेटा सुप्रिया सुनना ध्यान से, समझ में आ जाएगा। बेटा चार्ज दिया हो और उसको V पोटेंशियल से पास किया गया हो, ठीक है, हाँ, अरे नहीं ऐसा नहीं बेटा, ठीक है। इफ चार्ज इज पास्ड विथ V पोटेंशियल, तो देखो ये कैसे करेंगे। मान लो हमारे पास बेटा दो प्लेट है, इसके बीच में V पोटेंशियल है, पोटेंशियल V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस तुमको पता है, V क्या है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस है। अब मान लो तुमसे कोई ये कहा कि हम यहाँ एक चार्ज पास कर रहे हैं, तो एक चार्ज पास कर रहे बेटा प्लस Q, या Q चार्ज पास कर रहे, प्लस क्यों लिखा है, Q चार्ज पास कर रहे, और बेटा जब ये यहाँ से बाहर निकलेगा, थोड़ा सा 12 का फिजिक्स लगेगा, 12th क्लास का फिजिक्स लगेगा, जब बेटा चार्ज किसी V पोटेंशियल से पास करता है तो इसका जो एनर्जी होता है ना बच्चा, तो एनर्जी बराबर होता है Q इंटू V। ये सब पढ़ा होगा कि अगर कोई चार्ज बेटा V पोटेंशियल से पास कर रहा है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी पास करने के बाद, वो बराबर किसकी हो जाएगी, Q इंटू V, जहाँ Q क्या होगा बच्चा, चार्ज होगा, और V क्या होगा बेटा, पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो Q चार्ज को बेटा V पोटेंशियल से पास करोगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी, Q इंटू V। बट बढ़िया, ठीक है। आगे सुनो, ये बेटा काइनेटिक एनर्जी बराबर Q इंटू V हो गया। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है, हाँ नहीं बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था यहाँ भी समझ लो, काइनेटिक एनर्जी बराबर Q इंटू V। ये बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, थोड़ी देर पहले हम तुमको पढ़ाएं, सुप्रिया ध्यान देना। काइनेटिक एनर्जी ये बराबर लिखवाए थे किसके, P²/2m के, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर लिखवाए थे बेटा, P²/2m। काइनेटिक एनर्जी के बेटा QV रख दो, ये फॉर्मूला याद कर लेना बेटा सुप्रिया, काइनेटिक एनर्जी बराबर P²/2m, सब लोग याद रखे रहना। तो बच्चे यहाँ से वैल्यू आई बेटा, क्या काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या रख दिया, QV, ये बराबर किसके आ गया बेटा, P² किसके 2m। बस बच्चा यहाँ से P निकाल लो किसी तरह, बेटा इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो P की वैल्यू क्या आएगी, सोचो P की वैल्यू जो क्या आएगी, सोचो ध्यान से, P बराबर क्या आएगा, √2mQV। सबको समझ में आ रहा है ये कहाँ से आया, सुप्रिया बेटा बताना समझ में आया कि नहीं, बाकी लोग बताओ। P की वैल्यू क्या आ गई बेटा, √2mQV। सर रुक रहा है, नहीं बेटा गुड्डू हमारी तरफ से नहीं रुक रहा है, गुड्डू भैया हमारी तरफ से नहीं रुक रहा है, आपकी तरफ से रुक रहा है, ठीक है। तो P बराबर √2mQV, बढ़िया।
√2m क्यू वी। बच्चा p की वैल्यू अगर ये हो गई √2m क्यू वी, भैया तुम इसको यहाँ रख लो, रख लोगे तो वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, लेमडा की वैल्यू, लेमडा सोचो हम क्या पढ़ाए थे बेटा, h/p, p की जगह हम क्या रख लें, p की जगह रख लें बेटा √2m क्यू वी। तुमको बेटा ये तीसरा फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। हाँ बढ़िया बेटा। तो हाँ अब हमको ये समझ में आया कि अगर काइनेटिक एनर्जी दिया है तो ये वाला रखेंगे बेटा, m और v दिया है तो ये वाला रखेंगे, और बच्चा v पोटेंशियल दिया है तो ये वाला रखेंगे। तो अब तुमको ये फॉर्मूला जान लो, अलग अलग तरीका है, ठीक है, अच्छे से तुमको याद रहेगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। एक दो सवाल कराते हैं बेटा, ठीक है, उससे चीज़ें एकदम क्लियर होंगे। जैसे तुमसे कोई सवाल पूछा, बोला फाइंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ क्रिकेट बॉल if 200 gram ball of cricket ball of mass 200 kg या 200 gram moving with velocity 300 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऐसा ये बच्चे जरा देखो ध्यान से, ठीक है, थोड़ा देखो, ठीक, सोचो। ये बच्चा मास कितना है 200 ग्राम, वेलोसिटी कितनी है 300 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले मोमेंटम निकालो, तो P बराबर क्या होगा बेटा, mv, सही है। P बराबर किसके होगा बच्चा, mv होगा। तो P बराबर mv, तो P बराबर किसके होगा बेटा, मास 200 ग्राम है। सब लोग ध्यान देना बेटा, ग्राम में मास नहीं रखेंगे, मास किस में रखेंगे बेटा, मास kg में रखेंगे। तो kg में रखेंगे तो ये 0.2 kg हो जाएगा बेटा, सबको समझ में आना चाहिए। 200 ग्राम जो होता है वो कितना kg होगा बेटा, 0.2 kg होगा। चलो ये 0.2 kg हो गया सर। हाँ बेटा सौरभ मुझे पता है, लेकिन क्या करें, ठीक है, उसमें उम्र ज़्यादा लगती है बच्चा, तो शादी वादी में ना कम एज का लगना होता है, इस वजह से। ठीक है सौरभ, सुनो ध्यान से। तो मास 0.2 kg, वेलोसिटी v की वैल्यू 300 मीटर पर सेकेंड बेटा, तो 300 मीटर पर सेकेंड, तो 300 हो गया, ठीक है। तो p की वैल्यू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 60 आ जाएगा बेटा। p तुम्हारे पास 60 आ गया, ठीक है, हाँ p 60 आ गया। अब तुमको ये पता है कि लेमडा ये बराबर होता है बेटा h/p, h की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻34, ठीक है, सही है, हाँ। और डिवाइडेड बाई ये वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा 60, ये वैल्यू हो जाएगा बच्चा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे, 6 से कैंसिल कर लें, 6 से ये बेटा 10 टाइम्स कैंसिल होगा, ये 1.1 टाइम्स जाएगा, तो हो जाएगा 1.1 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई 10, बेटा 10 ऊपर जाएगा, वैल्यू होगी 1.1 इंटू 10⁻35 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया, चलो तो ये सबको क्लियर हो गया, ठीक है, हाँ बढ़िया। एक सवाल और करते हैं बच्चा, एक सवाल और करते हैं। जैसे सवाल समझ में आ रहा है ना बेटा, मेरे लुक्स को मत देखो, क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है। ये सब नहीं देखने लगना कि हम क्या पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान नहीं है, हम कैसे दिख रहे हैं इस पर ध्यान है। क्या जब बंदे हो तुम लोग। एक सवाल और सुनना, जैसे फाइंड ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या मैटर वेव, डी ब्रॉगली वेवलेंथ passed through of electron, proton and neutron passed through same potential। ये बच्चा सवाल बहुत लंबा है, लेंदी है। हाँ सुहानी बेटा पहले हो चुका है, हमको व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, हम तुमको सेंड कर देंगे लेक्चर 5। सुहानी हमको व्हाट्सएप कर देना बेटा, हम सेंड कर देंगे, ठीक है। सुनो ध्यान से बेटा, ये सवाल पहले समझो। तुमसे सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है मान लो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, सब लोग पहले सवाल समझो। एक प्रोटॉन है, सही है, और न्यूट्रॉन तो छोड़ो, अल्फा पार्टिकल कर लो, अल्फा पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल है। ये बेटा अल्फा पार्टिकल जो लोग भी क्लास किए हैं, ठीक है,
बच्चा उनको याद होना चाहिए, अल्फा पार्टिकल मतलब होता है हीलियम +2, हीलियम +2 आयन, ठीक है। अब सुनो बच्चा, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो क्या होता है बेटा, 9.1 × 10⁻³ इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है बेटा, 1.6 × 10⁻⁻19। चलो फटाफट सबका चार्ज और मास लिख लो, ठीक है। हाँ बेटा सुप्रिया, ठीक है, समय के अनुसार बढ़ते रहते हैं स्टूडेंट। ये बच्चा प्रोटॉन का मास समझो, प्रोटॉन का मास, सॉरी उल्टा लिख दिया, हाँ सही है, नहीं सही है, 1.6 × 10⁻⁻27। और चार्ज जो होगा बेटा वो 1.6 × 10⁻⁻19। ये बेटा हीलियम +2 का समझो, ठीक है कन्हैया बेटा सुन तो लो, हीलियम +2 बच्चा, हीलियम +2 का जो मास होगा ना, ठीक, हीलियम का बेटा 4 प्रोटॉन के बराबर मास होता है, तो 4 प्रोटॉन के बराबर मास होता है, तो इसको 4 गुना कर लें, 4 गुना करेंगे तो 6.4 × 10⁻⁻27 होगा। और Q की वैल्यू क्या होगी बेटा, इसको दुगना कर लें तो 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 होगा, सही है ऐसा, ठीक। अब सुन लो ध्यान से बेटा, तुमसे पूछा क्या है, सवाल पे ध्यान दो, तुमसे पूछा है कि इसका मैटर वेव λ1 मान लेते हैं, इसका मैटर वेव λ2 मान लेते हैं, इसका मैटर वेव λ3 मान लेते हैं। कब मैटर वेव आ रही, सबको सेम पोटेंशियल से पास कर रहे बेटा, सबको कितने पोटेंशियल से पास कर रहे, V पोटेंशियल से, ठीक है। हाँ सबको किससे पास कर रहे बच्चा, V पोटेंशियल से। कन्हैया हम भूल गए तुम्हारा क्या क्वेश्चन है, हमको कमेंट करके भेजना, या हाँ सर अभी आपका भी नहीं हुआ है, हाँ क्या बेटा पूछना क्या चाह रहे हो, क्या मेरी शादी नहीं हुई बेटा, ठीक है, काहे इतना जल्दी शादी करा रहे हो, क्या हम अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं क्या बच्चा, ठीक है, कि तुम चाहते हो कि हम दुखी रहें हमेशा, ठीक है। तो V पोटेंशियल बेटा, ठीक सुनना ध्यान से, ये बेटा कभी कोई भी चार्ज को V पोटेंशियल से पास करोगे उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है h/√2m⁴v। बेटा एक बात बताओ, सुनो, मास ज़्यादा क्यू ज़्यादा, ये दोनों चीज़ ज़्यादा होंगी तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कम होगा, यानी मास बढ़ाओगे तो लैम्डा घटेगा, चार्ज बढ़ाओगे तो भी लैम्डा घटेगा। भैया ये सबको समझ में आ रहा है, मास बढ़ाने पे भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ घटेगी, ठीक है, और चार्ज बढ़ाने पे भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ घटेगी, ठीक है, मास बढ़ाने पे भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ घटेगी, चार्ज बढ़ाने पे भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ घटेगी। तो बेटा सोचो, उस चीज की डी ब्रॉगली वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी जिसका मास सबसे कम होगा, उस चीज की डी ब्रॉगली वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी जिसका मास सबसे कम होगा। भैया इन तीनों में मास बताओ, सबसे कम मास किसका दिख रहा है बच्चा, सबसे कम मास इसका है, तो सबसे बड़ी डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसकी होगी, λ1 की, सबसे बड़ी डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसकी होगी, λ1। फिर उसके बाद बेटा मास किसका है, प्रोटॉन का है, तो उसके बाद किसका नंबर आएगा बेटा, प्रोटॉन का, फिर किसका होगा बच्चा, हीलियम प्लस का। ए भैया एकदम याद कर लो, लैम्डा इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होगा, फिर किसका होगा बेटा, प्रोटॉन, फिर किसका होगा, अल्फा पार्टिकल। ये सवाल इतना हिट है कि तुमको BHU में हमेशा 2-3 साल के इंटरवल पे मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल में डी ब्रॉगली का वेवलेंथ का ऑर्डर बताओ। तो बच्चा हमेशा ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की, फिर किसकी होगी बेटा, प्रोटॉन की, फिर किसकी होगी बच्चा, हीलियम प्लस आयन की। बढ़िया बेटा, सबको क्लियर हुआ भैया, ये सबको क्लियर हुआ, कमेंट करके बताओ, जल्दी कमेंट करके बताओ बच्चा, ये चीज़ समझ में आई सबको। बढ़िया बच्चा, सबको समझ में आ गया। आगे चलते हैं बच्चा, अब ये सवाल तुम करोगे, एक सवाल तुम करोगे, फाइंड रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ
ठीक है। हाँ बढ़िया बेटा। फाइंड रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल passed through same potential, passed through same potential, same potential। बच्चा क्या पूछ रहा है पहले सवाल समझ लो। तुमसे बोल रहा है कि एक प्रोटॉन है मेरे पास, ठीक है, एक प्रोटॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है। तुमसे यही पूछ रहा है बेटा, एक प्रोटॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है। तुमसे पूछ रहा है बेटा कि प्रोटॉन को भी तुम एक्सलेट कराओ, अल्फा पार्टिकल को भी, सेम पोटेंशियल से। दोनों का पोटेंशियल क्या है बेटा, v। मान लेते हैं बेटा इसमें वेवलेंथ λ1 आ रही, इसमें वेवलेंथ λ2 आ रही। तुमसे λ1 बाई λ2 पूछ रहा। चलो फटाफट सब लोग करो। समझ में आया सबको? प्रोटॉन को भी v पोटेंशियल से पास किए, अल्फा पार्टिकल को भी v पोटेंशियल से पास किए। दोनों का रेशियो बताओ बच्चा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो बताओ। अब ये तुम खुद करोगे, कोशिश करो भैया। हाँ 2:1, 2:1, एक का 2:1 आ गया। वीपी मौर्य, बढ़िया। जल्दी बताओ बाकी लोग, आराम से जल्दी करो। मैथ्स माइटी वाला तुम ही हो ना, गलत आ रहा है बेटा। चलो सुनो, ये बेटा मास बताओ। इसका मास हमको पता है, इसका मास हम एक्स मान लें या वैल्यू रख लो 1.6 इंटू 10⁻⁻34 या 27, सही। बेटा इसका मास कितना होगा 6.4 इंटू 10⁻⁻27, 4 प्रोटॉन के बराबर है, ठीक है। हाँ सर ये वीडियो रुक गया, ओह देख रहे कैसे रुक गया बेटा। हाँ भाई, हाँ ठीक है। हाँ कोई कह रहा था वीडियो रुक गया। हाँ 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 बेटा मिल गया, रुक गया था वीडियो। ठीक है बेटा, सही हो गया अब, ठीक है अब सही हो गया बच्चा, सही हो गया। हाँ सही हो गया बेटा, ठीक है। हाँ ठीक, बढ़िया। हाँ तो भाई तुमसे बोला था कि λ1 और λ2 का रेशियो बताओ। बेटा मास की वैल्यू ये हो गई। चार्ज हम अभी पीछे लिखवाए हैं बच्चा, इसका चार्ज E है तो इसका 4E है भैया। E और 2E है, 2E। E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। हम लिख भी दे रहे हैं, नहीं तो पता चला अभी कहोगे कि सर उधर कुछ और लिखवा रहे, इधर कुछ और लिखवा रहे। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और ये 2 दुगना है तो ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19, सही है। अच्छा अब उसके बाद समझो वैल्यूज को पुट करना है तुमको बस, ठीक है। तो सोचो ध्यान से, हाँ सोचो ध्यान से, हम इतना लंबा ना सोचें। हम ये सोचें बेटा कि इसका वैल्यू m है तो इसका 4m है, बढ़िया। हम ऐसे रख रहे हैं, नंबर्स पे नहीं जा रहे। और इसका चार्ज बेटा E है तो इसका चार्ज बेटा 4E है, 2E है। इसमें रखो बच्चा। अब जरा λ1 की वैल्यू बताओ। फॉर्मूला तो सबको पता ही है कि λ1 बराबर क्या होगा, h/√2m³v। लैम्डा बराबर किसके होता है बेटा, h/√2m³v, सही है। वैल्यू रखेंगे h/√2, ठीक है। 2m, पहले वाले में q की जगह हम क्या रखेंगे बेटा, e
इंटू वी, सही है। और लेमडा टू क्या रखेंगे बेटा, लेमडा टू रखेंगे h अपॉन अंडर रूट 2, m की जगह क्या रखोगे बेटा 4m, e की जगह क्या रखोगे बेटा 2e, और v की जगह v रखेंगे, सही है। हाँ ये बच्चे चलो डिवाइड करके देख लो, ये बच्चे डिवाइड करके देख लो, सही है कि नहीं ये तो नहीं पता ना, हो सकता है सही भी हो, हाँ हो सकता है गलत भी हो। तो लेमडा 1 बाई लेमडा 2 करेंगे बेटा, इनको डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तो h और h कैंसिल, m कैंसिल, e कैंसिल, v कैंसिल, सही है। 2 और 2 कैंसिल, सही। तो हमारे पास आ क्या गया, लेमडा 1 बाई लेमडा 2 बराबर, ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास आएगा बेटा 4 इंटू 2 यानी अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाई, ठीक है, यहाँ सब कुछ कैंसिल हो चुका है, यही वैल्यू डिवाइडेड बाई 1, सही है। तो लेमडा 1 और लेमडा 2 का रेशियो, हाँ बेटा मीटर होगी चाहे मिलीमीटर होगी, हाँ वैसे मीटर ही होगी, लेकिन गुड्डू बेटा जब रेशियो निकालते हो तो मीटर से कम से कोई मतलब नहीं, तो ये 2√2:1 आएगा बेटा। तो सिर्फ एक बच्चे का सही था, कंचन का, ठीक है, हाँ कंचन का सही था, बाकी लोग देख लो बेटा कहाँ से गलती हुई है, ठीक है। प्लीज़ बेटा देखो, लिख के देखो कहाँ से गड़बड़ हुआ है। समझ में आया भैया सबको, कमेंट करके बताओ बेटा समझ में आया। हाँ बढ़िया, समझ में आ गया। चलो भाई आगे चलते हैं। अब हम लोग एक प्रिंसिपल पढ़ते हैं बेटा, एक प्रिंसिपल पढ़ते हैं हाइजेनबर्ग, हाँ चार्ज लिखने में मिस्टेक किया था, हाँ होता है भैया। सेकंड इशू हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, ठीक है। लेकिन बेटा एक चीज़ समझ लो, डी ब्रॉगली का इक्वेशन लेके बोर्स ने अपने मॉडल को सही किया था बच्चा। उसने ये कहा कि मान लो ये मान लो हमारा ऑर्बिट है, तो उन्होंने कहा क्या कि मान लो ये इलेक्ट्रॉन है बेटा, ठीक है, वो चल रहा, तो डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन वेव चलना चाहिए, बोर्स के मुताबिक इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल की तरह चलना चाहिए। लेकिन जब ये एक्सप्लेनेशन आया तो बोर्स ने कहा चलो अच्छा मान लो वेव की तरह चला लो, तो बच्चा यही तो वेव आएगी, ऐसा इस तरह का वेव आ गया, ठीक है। हाँ तो बच्चा अगर तुम यहां से यहां का सोचो तो यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है, यहां से लेके बेटा यहां तक की जो दूरी है ये वाली, बच्चा यही लेमडा होगा। लेमडा यही तो होता है, यही तो लेमडा होता है, यहां से यहां तक की दूरी को लेमडा बोलते हैं। तो अगर हम वैल्यूज को देखने जाएं तो अगर इस पूरे पेरीमीटर को सोचो, ठीक है, इस पूरे पेरीमीटर को सोचो तो पूरा पेरीमीटर कितना होगा बेटा 2πr। सब लोग पढ़े हो सर्कल का पेरीमीटर परिमाप कितना होता है बेटा 2πr होता है। तो ये बेटा 2πr हो गया, बराबर किसके हो गया बच्चा, एक लेमडा यहाँ फिर एक लेमडा यहाँ, जोड़ लेते हैं, जोड़ लो फटाफट जोड़ लो बच्चा, ये दूसरा लेमडा ये तीसरा लेमडा, तो कितने लेमडा आ गए बेटा 2πr बराबर आया 3 लेमडा के। अगर ये बेटा थोड़ा सा छोटा होता, ठीक है, लेट इमेजिन अगर ये थोड़ा सा छोटा होता तो ये 3 लेमडा की जगह ना हो के 2 लेमडा होता। अगर ये ऑर्बिट थोड़ी बड़ी होती तो हो सकता है बेटा 3 लेमडा की जगह 4 लेमडा होता, 5 लेमडा होता, 7 लेमडा होता, 6 लेमडा होता, ये सब में कुछ भी हो सकता था। तो होता क्या है, हम इसको जनरलाइज कर लें, 3 लेमडा क्यों लिखें, 2πr बराबर किसके लिखते हैं n लेमडा, और n की वैल्यू क्या हो सकती है बेटा 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, ऐसा कुछ भी हो सकती है। तो अगर यहां से वैल्यू निकालेंगे हम लोग तो यहां से हम सोचेंगे 2πr, लेमडा है क्या बेटा वेवलेंथ, और लेमडा का फॉर्मूला हमने पढ़ा क्या है, लेमडा बराबर पढ़ा है h/mv। बच्चा उठा के पटक दें तो 2πr बराबर किसके होगा बेटा NH/mv, और बेटा वहां से ट्रांसफर करो mvr बराबर किसके आएगा बेटा NH/2π। भैया एक चीज देखो ध्यान से, डी ब्रॉगली की इक्वेशन लगाने के बावजूद
हमारा जो ये इक्वेशन है बोर्स पॉस्टुलेट है। जो लोग क्लास किए होंगे उनको याद होगा, इसी को हम लोग क्या नाम दिए थे, बोर्स पॉस्टुलेट। तो बोर्स पॉस्टुलेट पूरी तरह सही है इक्वेशन लगाने के बाद भी। मेरा स्टेटमेंट सुनना, अगर कभी ये सवाल आया कि बोर्स मॉडल क्या डी ब्रॉगली की वजह से गलत हुआ, नहीं बेटा, डी ब्रॉगली की वजह से बोर्स मॉडल नहीं गलत हुआ। डी ब्रॉगली की वजह से, डी ब्रॉगली के आने के बावजूद बोर्स मॉडल सही था, बोर्स पोस्टुलेट प्रूफ कर दिया गया था। गलती शुरू कहां से हुई बोर्स मॉडल में, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल से, और दो खास इफेक्ट से जिनको नाम देते हैं बेटा जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट। ये दोनों नाम बेटा पहले पता नहीं हम तुमको बताए हैं कि नहीं, लेकिन जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बोर्स मॉडल गलत हो गया। ठीक है, पहले हम तुमको जीमन इफेक्ट हम बेटा पढ़ाएं, कमेंट करके बता दो क्या जीमन इफेक्ट या स्टार्क इफेक्ट पढ़ाएं हम। ये बेटा जीमन इफेक्ट या स्टार्क इफेक्ट का नाम लिए हैं पहले, कमेंट करके बताना। नहीं पढ़ाया, ठीक है। हाँ बच्चा नहीं पढ़ाया। सुनो क्या होता है जीमन इफेक्ट, क्या होता है बेटा समझो ध्यान से। हाँ बढ़िया बेटा। ये बच्चा हम तुमको ये बताए थे n बराबर मान लो 3 है, उससे बेटा n बराबर 2 जाना है। हाँ तो n बराबर 3 से 2 जब जाओगे बेटा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, और जो लोग स्पेक्ट्रम पढ़े होंगे उनको याद होगा ये लाइट रिलीज करेगा। तो हम तुमको ये पढ़ाए थे बेटा कि जब तुम हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट जाते हो तो हमेशा एक लाइट निकलती है, एक ही लाइट निकलती है। एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट जाने में एक ही लाइट निकलती है, पहले यही ऑब्जर्व किया गया। लेकिन जब इस लाइट को, स्पेक्ट्रल लाइन को बेटा, जब ये स्पेक्ट्रल लाइन को, जो एक लाइट निकली थी यहाँ से जैसे रेड ब्लू ऑरेंज कुछ भी, तो इस स्पेक्ट्रल लाइन को बेटा जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया नॉर्थ साउथ ऐसा, तो बेटा ये कई सारी लाइट में ब्रेक कर गया, कई सारी लाइट में ब्रेकिंग हो गई। ठीक है, तो बच्चा इसको बोलते हैं हम लोग क्या, जीमन इफेक्ट। तो जीमन इफेक्ट है क्या, हमारी लाइट जो एक हम समझ रहे थे वो मैग्नेटिक फील्ड में जाने के बाद कई पार्ट में ब्रेक कर गई, इसी को जीमन इफेक्ट कहते हैं। तो जीमन इफेक्ट क्या होता है, जीमन इफेक्ट होता है ब्रेकिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ब्रेकिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन अंडर मैग्नेटिक फील्ड, ब्रेकिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन अंडर मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में अगर तुम्हारी स्पेक्ट्रम की लाइट, एटॉमिक स्पेक्ट्रम की लाइट टूट जाए और कई सारी लाइट बनाने लगे तो उसको हम लोग नाम देते हैं बेटा जीमन इफेक्ट। अच्छा, दूसरा होता है स्टार्क इफेक्ट। बेटा स्टार्क इफेक्ट वही चीज होती है, ब्रेकिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, ब्रेकिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में जो लाइट को ब्रेक किया जाता है उसको स्टार्क इफेक्ट कहते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में जो किया जाता है उसको जीमन इफेक्ट कहते हैं। भैया ये दोनों इफेक्ट एक तरह से डिमेरिट हैं बोर्स मॉडल के। बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग इनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि बोर्स मॉडल से तो हम सोचते हैं यहाँ एक ही लाइट निकलेगी, लेकिन बेटा यहाँ क्या हो रहा है, कई सारी लाइट निकल रही हैं और वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में दिख रही हैं। ठीक है, तो इस स्टार्क इफेक्ट और जीमन इफेक्ट याद रहेगा बेटा। स्टार्क इफेक्ट आयरन मैन वाला, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में लाइन टूटेगी। और जीमन इफेक्ट क्या होगा बच्चा, जीमन इफेक्ट याद है क्या होगा, जीमन इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में लाइन टूटेगी, स्पेक्ट्रल लाइन ब्रेक कर जाएगी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीमन इफेक्ट। भैया यहां तक क्लियर है सबको? सर इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हैं। हाँ बेटा इंग्लिश ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश ही पढ़ा रहे हैं बच्चा।
ठीक, तो जीवन और स्टार्क इफेक्ट समझ में आ गया अच्छे से। हाँ बीपी भैया बताओ कोई तकलीफ। अब आते हैं हम लोग जहाँ से डिमेरिट और आई। एक बार लोग जीवन और स्टार्क इफेक्ट को नेग्लेक्ट भी कर दिए। उन्होंने सोचा कि जीवन और स्टार्क इफेक्ट क्या होगा। ठीक है बीपी बेटा क्या तकलीफ है कमेंट करके बता देना। एक बार जीवन और स्टार्क इफेक्ट को उन्होंने छोड़ भी दिया। उनको लगा कि मान लो इसको नेग्लेक्ट कर देते, होगा कुछ, हमको बाद में पता चलेगा। लेकिन बोर्स मॉडल हमारा सही है। ठीक है वो बोर्स मॉडल एकदम सही है, ये सोच के बना दिया गया। ठीक लेकिन हाँ बेटा एकदम हो जाएगा। आप कल देखो, कल एटॉमिक कल परसों में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है हम बॉन्डिंग भी आधे से ज़्यादा ख़त्म कर दिए हैं। ठीक है तुम एक हफ्ते रुक जाओ बेटा। ठीक है एक हफ्ते रुक जाओ फिर ये सवाल हमसे पूछना। ठीक है हाँ एक हफ्ते रुक जाओ बच्चा, उसके बाद ये सवाल हमसे दोबारा पूछना। ठीक है हाँ सुन ध्यान से। हाँ भाई मेरे अच्छा अब हम लोग आते हैं किस पे, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल पे। बच्चा हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, और यही क्वांटम मॉडल की शुरुआत है बेटा। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है? हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक ही समय पे ऑन सेम टाइम, एक ही समय पे मोमेंटम एंड पोजीशन, मोमेंटम एंड पोजीशन of electron cannot be defined, cannot be defined। पोजीशन और मोमेंटम एक ही समय पे डिफाइन नहीं किया जा सकता। हाँ रेगुलरली चलेंगे भैया, रेगुलरली चलेंगे। सचिन भैया, सचिन भैया आप शुरू से नहीं थे यही सवाल पूछने आए हैं? हाँ शुरू से नहीं थे यही सवाल पूछने आए भैया? हाँ चलेंगे भैया चलेंगे। ठीक है तो एक ही समय पे बेटा पोजीशन और मोमेंटम बताया नहीं जा सकता। ठीक है ऑन सेम टाइम मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिफाइंड, यानी किसी भी हालत में इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता, सही नहीं बताया जा सकता। तो इसमें कुछ ना कुछ एरर होगा, इसमें कुछ ना कुछ एरर होगा, कुछ ना कुछ एरर तो हर जगह होगा। तो बेटा जब नहीं बताया जा सकता तो हमने दो चीज़ें लिख ली। डेल्टा एक्स क्या है बेटा? एरर इन पोजीशन, एरर इन पोजीशन। डेल्टा एक्स क्या है बेटा? एरर इन पोजीशन। ठीक है और डेल्टा पी क्या है बचवा? एरर इन मोमेंटम। ठीक है एरर इन मोमेंटम। ठीक है डेल्टा एक्स क्या है बेटा? एरर इन पोजीशन, और डेल्टा पी क्या है? एरर इन मोमेंटम। बच्चा एरर अनसर्टेनिटी, कई बार बेटा कई बुक में नाम सुनोगे इसके आगे लिखा रहेगा अनसर्टेनिटी। बच्चा इस तरह का वर्ड सही है, तुम जान लो। बच्चा कभी भी समझना अनसर्टेनिटी मतलब एरर ही होता है। ठीक है अनसर्टेनिटी मतलब क्या होता है बच्चा? एरर ही होता है। तो एरर इन पोजीशन और एरर इन मोमेंटम। ठीक है नहीं बेटा अंकुश कुछ नहीं, इस समय नहीं, इस समय नहीं बच्चा। जीओसी आइसोमरिज्म होगा लेकिन बॉन्डिंग के बाद। ठीक है अंकुश। हाँ भाई अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। बेटवा डेल्टा एक्स और डेल्टा पी, अगर तुम पोजीशन और मोमेंटम कैलकुलेट करने जाओ इलेक्ट्रॉन का, चाहे तुम कितनी भी अच्छे से कैलकुलेट करो, चाहे कुछ भी लगा दो, कोई इंस्ट्रूमेंट लगा दो, कितना भी हाई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करो, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का जो वैल्यू का मल्टीपल है वो हमेशा h/4 पाई से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। भैया मेरे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बेटा किसी हालत में न तो डेल्टा एक्स जीरो किया जा सकता है, न तो किसी हालत में डेल्टा पी जीरो किया जा सकता है, न किसी हालत में डेल्टा एक्स जीरो किया जा सकता है, न किसी हालत में डेल्टा पी जीरो किया जा सकता है। डेल्टा एक्स है एरर, डेल्टा पी है मोमेंटम, यानी किसी हालत में एरर भी जीरो नहीं हो सकती पोजीशन की, और डेल्टा पी बेटा ये भी जीरो नहीं हो सकता, मोमेंटम का भी एरर जीरो नहीं हो सकता। अगर एरर जीरो नहीं हो सकता तो किसी हालत में सही कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता। हम लोग को एकदम अच्छे से याद रखना है। क्या याद रखना है बेटा? डेल्टा एक्स और डेल्टा पी इसका मल्टीप्लिकेशन हमेशा h/4 पाई से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। अगर सवाल तुमसे पूछा कि बेटा मिनिमम अनसर्टेनिटी बताओ, कम से कम क्या करें कि सबसे कम एरर कब आएगी,
चाहे कैसे भी कैलकुलेशन कर लो, कम से कम डेल्टा एक्स और डेल्टा पी की जो वैल्यू है वो h/4 के बराबर होगी। भैया ये सबको समझ में आ रहा है? यहीं से बदलाव नहीं बेटा आएगा, नहीं बेटा जीरो नहीं आ सकता बेटा दिनकर, हम सब बता रहे हैं मेरे भाई। 2 मिनट वेट कर लो, 2 मिनट वेट कर लो मेरे भाई। जब डेल्टा पी नहीं आ सकता तो डेल्टा वी कैसे आएगा बच्चा? सुनो भाई मेरे, अगर डेल्टा पी की वैल्यू यानी एरर की वैल्यू h/4 से कम नहीं हो सकती तो एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम बताना संभव नहीं है। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल यही है बेटा, फिर से रिपीट कर रहे हैं, ऑन सेम टाइम या साइमल्टेनियसली पोजीशन और मोमेंटम तुम डिफाइन नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन का, दोनों में कुछ एरर होगी और जो एरर होगी वो हमेशा h/4 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। आदित्य भैया किस क्लास में पढ़ना चाहते हैं उसको कमेंट करके बता दीजिए, हम वही क्लास पढ़ा रहे हैं, ठीक है? हाँ भैया, अब सुनो, आगे सुनो, ठीक, आगे सुनना। डेल्टा एक्स और डेल्टा पी, बेटा डेल्टा एक्स और डेल्टा पी कम से कम ये वैल्यू किसके बराबर होगी? h/4। अब सवाल हम तुमको दे रहे हैं, जैसे कोई तुमसे पूछा फाइंड मिनिमम अनसर्टेनिटी of velocity, minimum uncertainty of velocity if uncertainty in position is 2 × 10⁻⁻⁶। ये सवाल पूछा, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज 2 × 10⁻⁻⁶, ठीक है भैया? सवाल देखो, 2 × 10⁻⁻⁶, ठीक, ये क्या दिया है? पहले अपने मन से पूछो क्या दिया है बेटा? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, फटाफट बताओ क्या होगा? डेल्टा एक्स की डेल्टा पी, क्या दिया हुआ है यहाँ पे? सब लोग रिपीट करके बताओ भाई। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन यानी डेल्टा एक्स, सही है? तो डेल्टा एक्स की वैल्यू दी है क्या? 2 × 10⁻⁻⁶, सही है? तुमसे पूछा क्या है? फाइंड मिनिमम अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेना, ठीक है? यहाँ पे आगे ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सही। अब तुमसे पूछा क्या है बेटा? फाइंड मिनिमम अनसर्टेनिटी ऑफ वेलोसिटी, यानी डेल्टा वी पूछा है, ये पूछा है। ए भैया डेल्टा एक्स दिया था, डेल्टा वी पूछा है, सही? हाँ, डेल्टा एक्स दिया था, डेल्टा वी पूछा है, कैसे करेंगे? हम रिलेशन पढ़े हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर h/4। चलो छोड़ो, डेल्टा वी भाड़ में गया, पहले तो हम रिलेशन लिखें। रिलेशन लिखेंगे तो डेल्टा एक्स की जगह क्या लिखेंगे बच्चा? 2 × 10⁻⁻⁶, सही है? बराबर किसके बेटा? इंटू डेल्टा वी, डेल्टा पी बराबर किसके बेटा? h/4। बबुआ यहाँ से डेल्टा पी आ जाएगा, डेल्टा पी की वैल्यू आ गई। बच्चा एक बार हमको डेल्टा पी आ गया, हमको पता है पी बराबर किसके होता है बेटा? mv होता है। तो डेल्टा पी किसके बराबर होगा? मास तो कांस्टेंट है तो मास तो बाहर हो जाएगा, m इंटू क्या हो जाएगा बच्चा? डेल्टा वी हो जाएगा, सही है? ये बच्चा डेल्टा पी की वैल्यू तुम यहाँ से निकाल चुके हो। डेल्टा पी किसके बराबर हुआ बताओ जरा? डेल्टा पी बराबर हुआ h/4 इंटू 2 × 10⁻⁻⁶। भैया डेल्टा पी बराबर m इंटू डेल्टा वी रख दो, तो डेल्टा पी बराबर क्या हो जाएगा? m डेल्टा वी। m है क्या? किसके बारे में बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो मास जो होगा वो कितना होगा? 9.1 × 10⁻31। ये बच्चा मास यहाँ रख दो, डेल्टा वी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? डी ब्रॉगली का कंसेप्ट नहीं लेगा दिनकर भैया, यहाँ पे हाइजेनबर्ग का कॉन्सेप्ट लगेगा। दिनकर भाई तो इतना पढ़ाए हैं, गलत नहीं करो मेरे भाई, यहाँ कौन सा कंसेप्ट लगेगा? हाइजेनबर्ग का, ठीक है? अब तुम यहाँ से देख सकते हो, तुमको यहाँ से मास की वैल्यू रखो, डेल्टा वी आ जाएगा। प्लीज़ बेटा सब लोग बताओ समझ में आए कि नहीं? कर लोगे कि नहीं? कर लोगे? कर लोगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ फटाफट। हो जाएगा? हो जाएगा भैया? हो जाएगा भैया? सर केवल आपका केमिस्ट्री प्रीमियम वाला वीडियो मिल सकता है? सचिन
मेरे को कमेंट कर देना, मैसेज कर देना भैया, ठीक है। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना। व्हाट्सएप नंबर कई बच्चों के पास नहीं है, ठीक है। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना, ठीक, इस व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक। हाँ भैया समझ में आ गया, बढ़िया। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं मेरे भाई, सही। हाँ चलो भाई आगे देखते हैं। एक सवाल दे रहे हैं, फटाफट करो। फाइंड अनसर्टेनिटी, सबको करना है ये, इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m having same uncertainty in position and momentum। चलो फटाफट करो, फटाक से करो भैया, फटाफट करो भैया, फटाफट करो जल्दी। भैया सेम कैसे होगा, नहीं मेरे भाई। चलो देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, क्या पूछा है तुमसे। फाइंड अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। बोला कोई बॉडी है, कोई होगा बॉडी जिसका मास m है। बोला इसका डेल्टा वी निकालना है बबुआ, इसका डेल्टा वी निकालना है, ये सवाल निकालना है, डेल्टा वी निकालना। और क्या दिया है मेरे भाई, हमको बोला है डेल्टा एक्स और डेल्टा पी की वैल्यू सेम है, ठीक है, ये वैल्यू सेम है। ये बच्चा डेल्टा एक्स लिखो, लिखा है ना, सेम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम। डेल्टा एक्स और डेल्टा पी की वैल्यू सेम है, ठीक है। हाँ सॉरी सचिन, ठीक है, सॉरी नहीं कहेंगे बेटा, ठीक है भैया डेल्टा एक्स और डेल्टा पी की वैल्यू सेम है। ये बच्चा हमको ये पता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ये वैल्यू बराबर हो जाएगी h/4 ये वैल्यू h/4 ठीक। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ये बराबर h/4 होगा। तुमको सवाल में दिया ये दोनों वैल्यू सेम है, अगर ये वैल्यू सेम है तो हम डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा पी रख सकते हैं। तो डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा पी ठोक दो, तो डेल्टा एक्स की जगह क्या आ गया बेटा, डेल्टा पी। इसकी जगह हमने डेल्टा पी रख लिया। ये डेल्टा पी पहले से इक्वेशन में था, ये बराबर किसके हो जाएगा बेटा, h/4। सबको समझ में आ रहा है हम क्या किए, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी की वैल्यू सेम है तो डेल्टा एक्स की जगह हमने डेल्टा पी रख दिया, ठीक। डेल्टा पी इक्वेशन में पहले से था, तो डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी ये बराबर क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा पी का होल स्क्वायर ये बराबर h/4। अब यहां से तुम डेल्टा पी की वैल्यू निकालो, डेल्टा पी आया √h/4। लेकिन ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, आंसर में तुमको डेल्टा वी पूछा था। तो फिर वही वाला सवाल करेंगे, जैसे डेल्टा पी ये बराबर m इंटू डेल्टा वी। बेटा डेल्टा पी की वैल्यू सही है, हमको पता है कितना है, √h/4 और ये वैल्यू बराबर होगी m इंटू डेल्टा वी। तो डेल्टा वी कितना आ जाएगा, 1/m √h/4। तुम चाहो तो 4 को बाहर निकाल के ऐसे भी लिख सकते हो, लिख लो भाई, हाँ रूट में आएगा, एकदम आएगा। तो बच्चा ये हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल है,
यहाँ तक हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। कल की क्लास एकदम मत छोड़ना कोई भी। कल क्वांटम नंबर की शुरुआत होगी, क्वांटम मॉडल की शुरुआत होगी। और बस बेटा एक बार क्वांटम मॉडल शुरू में समझ में आ गया, फिर बेटा 2 ही लेक्चर का वो टोटल है, उसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं है, 2-3 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। हाँ भाई, थोड़ा सा इधर क्लास डिस्टर्ब रही है, ठीक, तुम सब समझते हो। ठीक है, शादी ब्याह में क्या होता है। ठीक है, और इस वजह से क्लासेस डिस्टर्ब नहीं, लेकिन अब यहाँ से कुछ भी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, हम लोग रेगुलर क्लासेस चलेंगी। और कोर्स बेटा मैंने तुमसे बोला है, जीएसबी बैच का कोर्स हर साल बेटा मिड फरवरी लास्ट तक ख़त्म होता है। इस साल भी ऐसा ही होगा। ठीक है, सब लोग विश्वास रखो। ज़रूरत पड़ेगी तो मैं थोड़ा क्लासेस बढ़ा लूँगा, लेकिन वो बेटा बैच का टाइम जो है वो मिड और फरवरी लास्ट तक तुम्हारी सारी कोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे, कोई तुमको तकलीफ़ नहीं होगी। ठीक है, और किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा तो कमेंट करके पूछ लो, काफ़ी दिन बाद मिल रहे। हाँ आयुष बेटा, इस क्वेश्चन को हिंदी में बता दे रहे हैं। तुमसे एक सवाल दिया है बच्चा कि अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। ठीक है, तुमको ये निकालना है। हम बताए थे बेटा डेल्टा वी निकालना है। सही है, सही, डेल्टा वी निकालना है। और बेटा डेल्टा एक्स और डेल्टा पी की वैल्यू सेम दी है। ठीक है, अब डेल्टा का बेटा हिंदी नहीं होता, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी की वैल्यू सेम दी है। आयुष, इन दोनों का वैल्यू सेम दिया है और ये निकालना है। हाइजेनबर्ग का जो इक्वेशन है वो ये है, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी बराबर h/4 होगा। डेल्टा एक्स को उठा के डेल्टा पी की जगह रख दें, यानी डेल्टा एक्स हटा के वहाँ क्या रख दें बेटा, डेल्टा पी रख दें, सॉल्व हो जाएगा। आयुष बेटा समझ में आया? प्लीज़ कमेंट करके बता दो। हाँ बेटा, अंकुश पता है हमको, कोई बात नहीं बच्चा। ठीक है।